इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 8। आज है इतवार का दिन और आज हम कवर अप करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस प्रोग्राम के एनालिस्ट तज्ज़ियाकार सैयद सलमान शाह को वेलकम करेंगे हमारे शो में। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद। जी जनाब, तो सलमान भाई, आज आपसे काफ़ी चीज़ों पे मुझे बातचीत करनी है। कुछ चीज़ें जो कि हमारे जो पिछली एपिसोड जो थी उनसे रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें कुछ इसी वीक के अंदर डेवलपमेंट स्टोरीज़ जो हैं उनके ऊपर हमें बात करनी है। शायद हमारा मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड जो है एनालिसिस करें, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये चीज़ें पता चलें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्रोग्राम के शुरू में मैं पहला टॉपिक जो बात करना चाहूँगा वो है पीआईए का जो ऑनगोइंग इश्यू चल रहा है, जो प्लेन सीज़ कर दिया गया है मलेशिया में। मलेशिया की कोर्ट ने एक तरफ़ा जो है वो फ़ैसला दिया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 की लीज़ नहीं दी गई थी 14 मिलियन डॉलर की, जिसके ऊपर उसको सीज़ कर दिया गया है, इम्पाउंड कर दिया गया है मलेशिया में। वहाँ के पैसेंजर जो हैं वहीं पे रह गए और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिसके ऊपर पीआईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है कि उनका जो लीज़ का इश्यू चल रहा था, जो दूसरे फरीक थे जो कि यूके बेस्ड एक एविएशन कंपनी है, उनके साथ यूके की ही कोर्ट में चल रहा था, लेकिन मलेशिया की कोर्ट ने जो है वो एक तरफ़ा फैसला दे दिया, जिसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रीच आउट किया है और साथ में जो एविएशन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कोविड की वजह से जो है वो ये एक किस्त जो है वो लीज़ की वो नहीं दे सकी थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो इस पूरे मामले में कहाँ पर गलती आप देख रहे हैं? ये तो एक बहुत ही बड़ा मसला है, ये तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो रिस्क लिया गया है पीआईए के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से, कि एक लीज़ नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी उस जहाज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है सलमान भाई? जी अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। अहमद, मामला ये है कि एक कोताही हुई है और केयरलेसनेस की एक और जो है फ़ॉर्म हमें नज़र आई है और पीआईए को जिस तरीके से रन किया जा रहा है ओवर द ईयर्स और ओवर द डेकेड्स, वो हम सबको पता है कि उसमें सियासी भर्तियाँ हुई हैं और आपको पता है ये उसी का शाखसान है। अब जब आपको इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर समझ में आता है कि एक ईमानदार और पढ़े-लिखे और कॉम्पिटेंट बंदे बंदे का एज़ अ चेयरमैन बैठना कितना ज़रूरी होता है। और अगर वो बैठेगा तो फिर वो राइट साइज़िंग करेगा, रीस्ट्रक्चर करेगा ऑर्गनाइज़ेशन को और उसको इस पोज़ीशन में लाएगा कि वो फिर ना सिर्फ़ प्रॉफ़िटेबिलिटी में लाए कॉर्पोरेट को, बल्कि इसके अलावा जो है वहाँ पर जो फ़ंक्शनैलिटी हो, वो बेहतर तरीके से चल रही हो, वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर तरीके से चल रही हो, जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये नहीं किया गया ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स और पॉलिटिकल भर्तियाँ की गई और फिर आज आप देखते हैं कि उसी तरह की जो है ना मामलात आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें जो है वो जगहसाई हो रही है पाकिस्तान की। क्योंकि जो भी है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही है, आगे जाके इसको प्राइवेटाइज़ होना है, नहीं होना, ये एक अलग मामलात है। मामला ये है कि आपने जो है वो एक मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये यूके के कोर्ट में जो है ये केस पेंडिंग में था और इसके पीछे जो लेसोर है, मतलब जो हम लेसी हैं बेसिकली, वो लेसोर है। जो लेसोर है वो एक डबलिन बेस्ड ग्रुप है, आयरिश, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो लीज़िंग है उसमें इन्वॉल्व है। तो उनके थ्रू एक कंपनी थी जिसने जो है वो यूके में उनको कोर्ट में केस कर दिया। आपने लीज़ की पेमेंट नहीं दी थी और वो तकरीबन 14 मिलियन के करीब की पेमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई बिग डील नहीं है। लेकिन कोताही ये हुई है कि टाइमली पेमेंट आपने नहीं दी और आज जगहसाई हुई है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जब मलेशियन कोर्ट में ये पिटीशन दायर की, तो उन्होंने उनकी जो आपको पता है कि केस ये हुआ है कि वो फिर वो रनवे पे आ गए और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो उनकी है स्पेशल ब्रांच, उन्होंने आके वो जहाज़ को जो है वो टेक ऑफ नहीं होने दिया और उसके बाद जो है वो
जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे, जब तक रिज़ॉल्व नहीं हो जाता इश्यू, तब तक हम आपको कोलंबपुर की जो ज़मीन है वो छोड़ने नहीं देंगे। तो ये मामला हुआ। इसमें आप एक और एंगल बड़ा ज़रूर देखें कि ये जहाज़ कहीं और भी जो है वो हेल्ड हो सकते थे, लेकिन इनको मलेशिया में ही हेल्ड किया गया, वहीं केस दायर किया गया। इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है इसका, कि चूँकि आपके चंद ही फ्रेंडली ममालिक रह गए हैं, जिनमें मलेशिया एक है, आपको पता ही है। तो वहाँ पर भी आपकी जो है वो जगहसाही करवाई जाए और वहाँ पर भी आपके जो मामलात हैं वो कशीदा करवाए जाएँ। तो वहाँ पर ही पीआईए तो बहुत सारी डेस्टिनेशन पे जाता है। आप वहाँ कहीं और किसी और कोर्ट में भी कर देते, लेकिन आपको मलेशिया ही की ही कोर्ट में करने का इसका जियोपॉलिटिकल एंगल है। आपको समझ में आ रहा होगा आप जब डॉट कनेक्ट करेंगे तो। जी, बिल्कुल। देखें आज ही टीम रवाना हो गई है। पाकिस्तान की जो पीआईए की भी लीगल टीम है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया है। आज ही तो विदिन आवर्स आप देखेंगे कोई डेवलपमेंट होगी और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 14 मिलियन का मामला है। अगर आप मॉनेटरी बात करें तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। 14 मिलियन की पेमेंट है, आप करेंगे, रिलीज़ हो जाएँगे। और इसकी जगह ये 3 तैयारे आपके जो है वो जो है इम्पाउंड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है फिलहाल अभी एक ही किया है। और इस न्यूज़ को जो है वो रिपोर्टर्स और आप देखें पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको कवर कर रही है और आपकी जगह सही करवाई है। इसके पीछे इंडियन लॉबी का भी हाथ है, इससे पहले भी आपको पता होगा। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका जियोपॉलिटिकल एंगल है, बाकायदा जो है वो पुश किया गया इस केस को, ताकि ये वहाँ पर जो है मलेशिया से भी आपके ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो जाएँ। अगर महातीर मोहम्मद अभी जो होते उस पोज़ीशन में, तो मेरे ख़्याल में इतना मामला लंबा नहीं होता, उससे पहले रिज़ॉल्व कर दिया जाता। लेकिन चूँकि महातीर मोहम्मद पावर में नहीं है, जिनसे आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो आपकी जो नई उनकी जो बॉडी है, लेजिस्लेशन बॉडी जो है और उनसे आपके ताल्लुकात अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, तो इसमें थोड़ा-सा वक़्त लग गया। आपकी तरफ से टीम रवाना हो गई है आज, उसमें आपके लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो आप देखेंगे चंद घंटों में आपको न्यूज़ आएगी कि ये मामला जो है वो किसी हद तक जो है वो मंतकी अंजाम की तरफ चला गया है और कोई डेवलपमेंट इसमें हो चुकी है। ये पेमेंट का मामला है, पेमेंट होते ही जो है जैसे ही पेमेंट होगी आपको पता है, तो ये जो है वो फिर उसके बाद बाकायदा कोर्ट के ज़रिए जो है वो इसको रिलीफ़ मिल सकती है फ़ौरन और फिर आप देखेंगे ये वापस आ जाएगा। लेकिन मामला ये नहीं है कि पेमेंट हो जाए, मामला ये है कि यहाँ तक मामला पहुँचा कैसे? सवाल ये है। इसमें आप देखें कि पीआईए की जो इंतज़ामिया है उसकी कोताही देखें कि अगर आपकी लीज़ पेमेंट नहीं हुई है और ऐसा नहीं होता, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल, उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं जिसको हम रिपरकशंस बोलते हैं, लीगल रिपरकशंस, उसको ध्यान नहीं रखा गया, वो कंप्लायंस का ध्यान नहीं रखा गया, वो रिस्क फैक्टर बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया और उनको चलने दिया गया। और उसकी वजह से हुआ ये कि पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान की जगहशाही हुई। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए देखो हमारी होना ये चाहिए कि जो आपकी जितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पे बात करते हैं पीआईए की, रेलवे की और स्टील मिल की और जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स नहीं लाएँगे, जब तक ये कुछ नहीं होगा। आपको ये फायर फाइटिंग से कुछ नहीं होगा, एक चेयरमैन हटा दिया, ये हटा दिया। आप एक एम्पावर करके एक एक ज़बरदस्त किस्म का बंदा बिठाएँ, जो कॉर्पोरेट को भी जानता हो। मुझे एक बात से मेरी समझ से बालातर है कि कोई रिटायर्ड फौजी को आप बिठा देते हैं एज़ अ चेयरमैन, वो फायर फाइटिंग तो अच्छी कर देता है, मतलब डिसिप्लिन ले आता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने ऑर्गनाइज़ेशन को चलाना है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो आपको एक कॉर्पोरेट माइंडसेट का बंदा लाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस करने के लिए वो करेगा चीज़ें, उसको फ्री हैंड दें, करने दें। अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ज़ाहिर-सी बात है जो बिगेस्ट कंसर्न ये होता है ये आप समझ लें बात पब्लिक एंटरप्राइज़ में वो ये होता है कि यार वो जो भर्ती किए हुए बंदे, उनको कहीं वो अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। यही होता है ना सबसे बड़ा कंसर्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को होता है जो आप पब्लिक प्राइवेट जब पार्टनरशिप करते हैं ना, तो समव्हाट जो है ना आपको पता है वहाँ पे लेबर यूनियंस वगैरह भी हैं। तो आप जो है वो इंश्योर करते हैं किसी हद तक उनके राइट्स जो काम करने वाले लोग हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्टर आउट करके ओवर द इयर्स 2-3 साल में उनको रिस्ट्रक्चर करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लाते हैं। पीआईए ने शुरू कर दी थी प्रॉफिटेबिलिटी, वो तो फिर कोविड वाला वाक़या हो गया और सारा कुछ, तो हम दोबारा से पीछे चले गए। लेकिन जब तक आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं रखेंगे, ये पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ में इंक्लूडिंग पीआईए, तब तक ये मामला का हल नहीं हो जाएगा। फिर मेरी बात वही है, हम हर प्रोग्राम में एक ही रोना रोते हैं कि ऐसा कोई वाक़या होता है, फिर हमें जो है वेक अप कॉल आती है। हम पहले से प्रोएक्टिवली क्यों नहीं चलते? आप देख रहे हो ये एक बात कांस्टेंट है। हम जब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अमर हर प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ आती है, जिसपे हम ये बात करते हैं और ये बात रिलेवेंट हो जाती है। हम प्रोएक्टिव नहीं सोचते हैं, हम एक वाक़ये का वेट करते हैं, वो वाक़या होता है, फिर हमें वेक अप कॉल आती है, फिर हम बोलते हैं, अच्छा अब करना क्या है? और ढाई साल और पौने 3 साल गुज़र चुके हैं गवर्नमेंट को।
अब आपको रिफॉर्म का अगर आ रहा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का अगर अब आपको ख्याल आएगा तो बहुत लेट है, क्योंकि उसके जो सम्राट आने होंगे वो जब आएंगे जब आपका जो है वो बिल्कुल टेन्योर एंड पे होगा या बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। तो फायदा क्या है? फिर अवाम कैसे आप पर जो है वो बिलीव करेगी? फिर दोबारा आपको कैसे वोट दे, तब कि उसको दिखे ही नहीं कुछ। देखिए, अवाम अवाम जो है ना, अवाम उन्नास जिसे आप कहते हैं, वो इस पे नहीं बहलती कि हाँ भाई पाइपलाइन में है, चीजें बन रही हैं। वो कहती है हमें रिजल्ट किधर है। इन्फ्लेशन पे वो बोलती है कि कीमतें कम कहाँ हैं। आप ये बोलेंगे यार, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी क्या दे रहा है, अब स्टेट बैंक और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्या दे रही है। उनको इतने मोटे-मोटे, भारी-भारी फ्रेजेस से कोई वो असर नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि भाई सीधी-सी बात है, मैं मार्केट में जाऊँ, मुझे चीज़ें सस्ती मिले। ठीक है ना? मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना हुआ हो, जब मैं वहाँ पे सफ़र करूँ। बाकी यूटिलिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से मुझे मिले। बेसिक नीड्स मेरी पूरी हों। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, और जब जहाँ तक बात पीआईए की है, हम सबको पता है, नवाज़ दौर हो या ज़रदारी दौर हो, आपने बंदे भरे हैं नाअहल तरीन। आप भी एक्सटेंसिव ट्रैवल कर चुके हैं, मैं एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर चुका हूँ। मुझे मालूम है क्या इनकी हालत है, क्या इनके हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स में मामलात हैं। एयरपोर्ट से लेके एयरलाइन से लेके क्या-क्या हालत है। जहाँ 1 बंदे को होना चाहिए, वहाँ आपको 4 बंदे मिलेंगे, ठीक है ना? और मतलब बुरा हाल है। और आपको सर्विस क्वालिटी तो ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना? क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। तो भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा मामला। इतनी की पोज़ीशन पर, इतनी मेजर गलतियाँ अगर होंगी, ब्लंडर्स होंगे, तो फिर तो जगहज़ाही होगी। और आपका दुश्मन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की। उसको पता है ये लोग वेट करो, वेट एंड वॉच भी अगर वो करे ना आपका दुश्मन, तो भी आप उसको चीज़ दे देते हैं प्लेट में रख के, इश्यू, ये लो भाई, ये लो इश्यू, बनाओ प्रोपेगेंडा। तो वो जब तक नहीं होगा, जब तक आप अच्छे पढ़े-लिखे, कॉम्पिटेंट, कॉर्पोरेट माइंडेड लोगों को, रिटायर आर्मी ऑफिसर तो फायर फाइटिंग करेगा। आप यही करते हैं ना, रिटायर आर्मी ऑफिसर को स्टील में बिठाया, उसको नहीं पता। उसको ये पता है कि जंग कैसे लड़नी है। उसका अपना डोमेन है ना, आप ये बात समझें। अगर ये नहीं होता तो दुनिया में फिर बाकी सारे प्रोफ़ेशन आप खत्म कर दें। आप बोले भाई आर्मी वाला ही जो कॉर्पोरेट चलाएगा, आर्मी वाला ही रेलवे चलाएगा, आर्मी वाले, ये इस माइंडसेट से आपको निकलना होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ सही कर सकता है तो आर्मी। इस माइंडसेट से आप जब तक नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। आपके यहाँ ईमानदार लोग हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहत हो गया बिल्कुल। मतलब सिविलियन ईमानदार नहीं हो सकता क्या? सिविलियन कॉम्पिटेंट, पढ़ा-लिखा, ईमानदार, रेलेवेंट फ़ील्ड का बंदा आप ला के लगाएँ, उसको एम्पावर करें, और उसके साथ ब्यूरोक्रेसी उसको सपोर्ट करे। पब्लिक जो एंटरप्राइजेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे सपोर्ट करे। अगर जो नहीं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा, आप उसको चलता करें यार। फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी हुई है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मतलब किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं? मतलब क्या आएगा यहाँ पे, मसाया आएगा कोई, जो आपकी हेल्प करेगा? जिस गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी है, उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है पब्लिक एंटरप्राइज। थोड़ा-सा ह्यू एंड क्राई होगा ना, आप नाअहल लोगों को ही निकालेंगे ना, उनको भी गोल्डन हैंडशेक देके निकालेंगे प्रॉपर। ठीक है? इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, आप उनको पैसे देंगे, वो कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक यहाँ से दर बंद होगा, 100 दर खुले होंगे। ये ये शोर लेबर यूनियन वगैरह करते ही वही हैं। ये करवाते वही हैं जिन जो नाअहल तरीन लोग होते हैं। अगर आपने देखें, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को चलाना देना चाहते हैं, तो वो तो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा तो वो नहीं चल सकता। मुनाफ़ा उसको नहीं होगा तो वो तो नहीं चलाएगा। और अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो फिर आप सब्सिडी देते हैं कि भाई अगर लॉसेस हैं, जैसे जैसे कि आप दे रहे हैं रेलवे, स्टील मिल पे, कि अगर उनका लॉस है तो आप कंपनसेट करते हैं। मतलब गवर्नमेंट एक्सचेकर से आप कंपनसेट करते हैं कि भाई ये मेरे जो है ना गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, जो लॉसेस है मैं वहाँ से बेयर करूँगा। सब्सिडी देते हैं आप, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, पता है आपको। तो या तो आप ये कर लें, जो भी मॉडल आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अमर। अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, नागुज़ीर है, इनेविटेबल है। अगर आप नहीं करेंगे, तो इस तरह के वाक़यात तो नमूदार होते रहेंगे। रेलवे में भी वो वाक़यात होते हैं, स्टील में भी वाक़यात होते हैं। पीआईए ये है कि जगहसाही इंटरनेशनल होती है, क्योंकि आप इंटरनेशनली जा रहे होते हैं। रेलवे के अंदर अंदर ही अंदर बात रह जाती है। तो यहाँ तो आपकी जगहसाही होगी, आपका दुश्मन आपके पीछे है। ये जियोपॉलिटिकल एंगल इसका ज़रूर देखें कि इसको मलेशिया में ही क्यों शुरू किया गया। आप और डेस्टिनेशन पे भी कर सकते थे, और ये केस अभी भी पेंडिंग है। ये 14 मिलियन की सिर्फ पेमेंट की बात नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म अगर आपको इस रिस्क को कवर करना है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लीज़ेज़ मैच्योर हो रही हैं, आप वक़्त से पहले उसको पे कर लें, या कम से कम वक़्त पे उसको पे कर लें, ताकि इस तरह की जगहसाही आइंदा ना हो।
जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सलमान भाई कि इसके अंदर जियोपॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं वो हर तरह से जो है हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर ये कमज़ोर पैच है तो उसके ऊपर उन्हें हिट ज़रूर करना होता है। और आपकी बात ये भी सही है कि हम जो है वो खुद ही मौका देते हैं अपने दुश्मन को, आएँ आके हमें हिट करें, और यहाँ पर हम अपनी जो है ना वो कमज़ोरी कोताही छोड़ रहे हैं, तो इस वज़ह से आप हमें यहाँ पे हिट कर सकते हैं। जी, आई होप एंड प्रे कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और पीआईए जो कि माज़ी में एक बहुत अच्छा इदारा था, टॉप 3 एयरलाइंस में दुनिया की शुमार होती थी पीआईए, और दूसरी एयरलाइंस को बनाने में एमिरेट्स एक एयरलाइन एक ऐसी है जिसको बनाने में पीआईए का पूरा किरदार है। शुरू में पीआईए ने अपने ही जो है जहाज़ थे वो उनको दिए थे, और अपनी जो अफ़सरान थे उनको वहाँ पर लेके गए थे, एंड देन उनकी पूरी जो मामलात थे उनको देखा था और उसको टेक ऑफ करवाया था। लेकिन अभी मामलात बड़े ख़राब हैं, एंड आई होप कि इसको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ज़रूर कुछ करेगी। मूविंग अहेड, आपने बात की जियोपॉलिटिकल एंगल और जो हमारे दुश्मन की तरफ से मामलात होते हैं उसके ऊपर भी आपने बात की। तो एक और चीज़ देखने में आई है सलमान भाई कि जो जर्नलिज्म है बेसिकली, वो जर्नलिस्ट जो हैं वो अपना काम जो है वो सही तरह नहीं करते। बाज़ औक़ात हमने देखा है, हमारे मुल्क में भी देखा है, दूसरी जगहों पे भी देखा है। लेकिन एक एक बड़ा स्कैंडल जो है वो एक एक्सपोज़ हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े एंकर हैं जो कि हर वक़्त जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ज़हर उगलते रहते हैं, और वो मोदी का जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करवाते हैं, और उनसे आप कभी भी जो है ना वो तमीज़ की तवक्को नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा जो है वो टीवी पे बैठ के बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी वाली गुफ्तगू की है, और बहुत बुरे-बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं वो। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एंकर अर्नब गोस्वामी की, जो कि अब एक्सपोज़ हो गए हैं बहुत बुरी तरह, और उनके ऊपर जो है वो किसी एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी मुंबई पुलिस की जानिब से। उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक एविडेंस पेश किया जिसके अंदर रेटिंग्स के हवाले से बात की थी। वहाँ पर जो रेटिंग को जो मेंटेन करने वाला इदारा है, उससे उनकी कुछ बातचीत चल रही थी उसके चीफ के साथ। ये खुद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, और उसमें उन्होंने जो बालाकोट वाली स्ट्राइक है उसको 2 दिन 3 दिन पहले ही इन्होंने बता दिया था उस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर कि बालाकोट की स्ट्राइक होने वाली है। तो ये तो एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी का लूप होल है इंडिया की तरफ से कि उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया का सबसे बड़ा नाम है, वही जो है उन उसको सब सारी चीज़ें पता हैं और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये क्या मामला है सलमान भाई? ये आप क्या देख रहे हैं? क्या ये नाअहली है, और ये जो एक तरह से हवा निकल गई है उनके गुब्बारे से, जो अर्नब गोस्वामी साहब थे? देखिए, अर्नब गोस्वामी जो है वो अभी से ज़हर नहीं उगल रहे। वो अपने प्रोग्रामों में जो है वो कई अरसे दराज़ से वो टाइम्स नाउ पे थे, फिर रिपब्लिक टीवी बनाया गया, तो उनको जो है वो चीफ एडिटर लगाया गया वहाँ पर, और बीजेपी की फुल सपोर्ट उनको हासिल रही। वो इंडियन प्रोपेगेंडा मशीन का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ये आपको बात समझनी होगी। दूसरी बात ये है कि वो महाराष्ट्र में फँस कैसे गए? देखिए, मुंबई आता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे शिवसेना की हुकूमत है। और बीजेपी करती है सपोर्ट पूरे अपने एजेंडा के साथ अर्नब गोस्वामी को। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में। आपको ये बात समझ नहीं होगी वो फँसे कैसे, वरना वो कभी नहीं फँसते। अगर वो यही मामला गुजरात में होता तो वो नहीं फँसते कभी भी, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये बात आपको समझ नहीं होगी। ये इंडिया की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, ये भी थोड़ा आपको देखना होगा। तो वो शिवसेना की हुकूमत थी, उन्होंने पकड़ लिया। 1-2 टफ इंटरव्यू किए उन्होंने शिवसेना के लीडर्स के साथ, वो आपको मिल जाएँगे यूट्यूब पे, बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। तो उसके बाद जो है उन्होंने, आपको पता है फिर सबकॉन्टिनेंट में पॉलिटिक्स कैसे होती है, इनडायरेक्टली चीज़ें आपको पकड़ी जी, जाती हैं। बिल्कुल। बहरहाल, लेकिन हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ हो गई ये बात कि जो है वो पकड़े गए किसी तरीके से। वो पकड़े गए तो इन्वेस्टिगेशन तो किसी और चीज़ पे निकलनी थी, उसके साथ-साथ इनकी ये व्हाट्सएप चैट निकल गई, उसमें ये बताया गया कि उनकी जो जिससे कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें ये बताया गया कि भाई कुछ चीज़ 23 तारीख को ये बताया गया, 27 को ये वाक़या हुआ है, और जो है वो 23 को बताया गया कि भाई ये जो है एक कोई बड़ा वाक़या होने वाला है और आप रेडी रहें और आप पहुँच जाएँ वहाँ पे कैमरे-वैमरे लेके, ये सब कुछ। इसका मतलब ये सब स्टेज था। हम पहले से बात करते आए हैं, कुछ प्रोग्राम पहले हमने बात की थी कि ये आपको समझना होगा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, साइऑप्स और ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, पाकिस्तानियों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी। और हमने इस पहले ही प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बात कही थी कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम वो लाइक माइंडेड लोग जमा करना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के जो एजेंडा है, जो नज़रियाती बुनियादें हैं, उनका दिफ़ा कर सकें। और उसमें सबसे इंटीग्रल पार्ट ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हम पे मुसल्लत की गई है, हम उसका काउंटर दे सकें। आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन में ये बात कही थी। ये बेसिकली उसी ही चीज़ की एक कड़ी है, आपको नज़र आ रही है। देखें, 5th जनरेशन वॉरफेयर में यही होता है ना, आप जर्नलिस्ट, ये बहुत सारे जर्नलिस्ट को आप हायर करते हैं अपने पैनल पे, ठीक है ना? और उनसे प्रोपेगेंडा मशीन जो है आपकी इंडियन प्रोपेगेंडा मशीन, उसका पार्ट बनाते हैं।
और वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए वो प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। अर्नब गोस्वामी उसका इंटीग्रल पार्ट था। अगर अब मैं ये बोलूं कि वो टॉप 3 में आता है इंडियन के उन जर्नलिस्ट में जो प्रोपेगेंडा मशीन का पार्ट है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा, बल्कि वो टॉप 3 की भी बात नहीं करूं, वो नंबर 1 बंदा था जो इत्तेफाक से वो पकड़ा गया किसी और केस में, आपको पता ही है, और उसके बाद ये सब चीजें निकल गई। और वही वाली बात है, हमने पिछले प्रोग्राम का एंड इसी बात पे किया था कि अल्लाह ताला जो है ना, कभी किसी बंदे को उठाता नहीं है दुनिया जब तक कि उसको एक्सपोज नहीं कर देता अगर वो गलत आदमी है। याद है आपको, पिछले ही प्रोग्राम में हमने आखिर में बिल्कुल, बात की आपने थी। कहा था। जी, जी। ये बंदा एक्सपोज आपके सामने हो गया, इसने बचना नहीं था, ये वैसे भी ये अभी मजीद एक्सपोज होगा। जब बात यहाँ तक आ जाए कि 23 तारीख को ये बात हुई और 27 को वाकया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा लें, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि इस तरह के फॉल्स फ्लैग अटैक्स जो हैं, इंडिया अभी भी प्लान कर रहा है। कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, कोई फॉल्स फ्लैग अटैक इंडिया में ही करा के, जैसे पुलवामा में हुआ, पठानकोट में, और पाकिस्तान पे इल्जाम दे के फिर चढ़ा जा सकता है। जब इंडिया समझेगा कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है और इजराइल और अमेरिका उसके बैक पर है, जैसे कि हमने बोला बैका एग्रीमेंट साइन हो चुका है, इजरायली बाकायदा श्रीनगर की जो है वो अपने जो एयरपोर्ट है वहां पे नजर आते हैं इजरायली आपको जहाज उड़ाते जाते, पूरी तरीके से उसके साथ हैं। जब उनको लगेगा कि पाकिस्तान इंटरनली जो पॉलिटिकल बिकरिंग और इन फाइटिंग की वजह से कमजोर हो चुका है और इसमें बहुत सारी इस तरह की क्योस आ चुका है, आप लोग फिरकावारियत पे लड़ रहे हैं, आपस में अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, जब उनको लगेगा कि जो है वो अब सही है, सही मौका है, तो वो आप पे चढ़ दौड़ेंगे। वो वेट कर रहे हैं सही मूवमेंट का। आपने वो मूवमेंट को आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये मोदी जो रिजीम है ये वादा करके आई थी कि हम ये करेंगे, तो इनकी टेन्योर पूरे होने से पहले आप एक्सपेक्ट करें। अगर आप पर्सनली मुझे बात करें तो मुझे हैरत होगी कि अगर मोदी गवर्नमेंट खत्म हो जाए और इस तरह का कोई वाकया ना हो, मुझे हैरत होगी उस केस में। मुझे हैरत इस बात पे नहीं है कि नहीं होगा, मुझे हैरत उस बात पे होगी कि अगर ये ना हो कुछ इस तरह का वाकया, तो वो मुझे हैरत होगी और मोदी की टेन्योर खत्म हो जाए और इस तरह कोई वाकया ना हो। आप एक्सपेक्ट करें, चाहे हफ्तों की बात हो सकती है, चाहे महीनों की बात हो सकती है, ये अपने टेन्योर पूरा होने से पहले इस तरह का एक मिसएडवेंचर ज़रूर करेंगे। इस तरह का एक फ़ॉल्स फ्लैग अटैक हो सकता है इंडिया पे, उस जैसे कि मुंबई अटैक हुआ था। और आपको पता है इलियास नामी एक वो थे जर्मन ऑथर, उन्होंने पूरी बुक लिखी है मुंबई वाक़ये पे, और उन्होंने बताया कि ये सब फेक था और स्टेज था। वो किताब आपके पाकिस्तान की मीडिया पे भी मेरे को नज़र नहीं आ रही। हमें तो हैरात इस बात पे है कि जो लोग हमारे फ़ेवर में भी लिख रहे हैं इंटरनेशनली, हम उनको भी प्रमोट नहीं करते। मतलब खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को कोई, जो हमारे मीडिया में लोग बैठे हुए हैं मेन स्ट्रीम में, कि जो फ़ेवर में हमारे लिख रहे हैं बात, हम उनको भी प्रमोट नहीं करते। ये मुंबई वाक़ये पे पूरी उन्होंने बुक लिखी है। इलियास नाम के वो ऑथर है, ज़बरदस्त जर्मन। तो बहरहाल, तो ये वाला वाक़या है मेरे भाई, और अगर इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ तो मुझे हैरत होगी। और ये फ़ॉल्स फ्लैग अटैक ये इंडिया को समझ आ गई है कि इसी तरीके से हो सकता है कि आप फ़ॉल्स फ्लैग अटैक इंडिया में कराएँ, फिर इंडियन मीडिया जो है वो, जैसे अर्नब गोस्वामी की आप बात करें, इस तरह के लोगों एकदम शुरू हो जाएँ, उनको पहले से पता होता है कि होने वाला है, तो वो तो मेंटली तौर पे तैयार होते हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार रखी होती है कि यार इस घंटे ये चलाना है, अगर आपको मैं बता दूँ 5 दिन पहले इस तरह का वाक़या होने वाला है, आप तो पूरा स्क्रिप्ट जमा करके नहीं रखेंगे कि मेरे को ये चलाना है, ये चलाना है, इतना वेल प्रिपेयर होके ये लोग काम करते हैं। और अभी आपको पता है ईयू डिसइन्फॉर्मेशन लैब ने जो ये एक्सपोज किया है उनको 750 मीडिया आउटलेट्स, यार वुड यू बिलीव इट, बहुत ज्यादा होते हैं 750। और और फिर इस तरह की ये पूरा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, वो एकदम एक्शन में आ जाता है। देखा, तो आपको कुछ और आपका मीडिया तो काउंटर ही नहीं कर सकता। आप नंबर्स तो देखें, आप आउट नंबर हो जाएंगे उनके केस में। तो और माशाल्लाह आपके यहाँ वो काउंटर करने वाले लोगों का वो ज़हन भी नहीं बना हुआ। तो उनको पता ही नहीं है साइऑप्स होते क्या हैं और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है क्या, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है क्या, काउंटर नैरेटिव देते कैसे हैं। तो इस तरह के लोगों को, अनाप तरीके के लोगों को जो है वो ये रेडी कर देते हैं, और इस तरह कोई वाकया होता है और इंटरनेशनल मीडिया में ये फुल जो है वो जो है शुरू हो जाती है लहर कि भाई पाकिस्तान देखा, पाकिस्तान तो है ही दहशतगर्द मुल्क, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। और बहुत सारे आपके अपने ही बेवकूफ नादान दोस्त आपके अंदर मुल्क में भी वो भी बाय कर लेते हैं। जैसे आपने मुंबई वाकये पे देखा था कि हमारे अंदर के लोगों ने मैं ये जियो नेटवर्क है, ये फरीदकोट जाके वो बंदे को पकड़ के ले आए थे कि भाई यहाँ से ये बंदा गया था। मतलब आपके ये एनिमी विद इन है, आपके अंदर ही बंदे बैठे हुए हैं। हालाँकि सबको पता था कि वो बंदा क्या था, बाद में पता लगा। वो इलियास की किताब पढ़ने वाली है। मैं इंशाल्लाह एक 2 प्रोग्राम बाद इंशाल्लाह फिर उसको हम इंट्रोड्यूस भी कराएँगे प्रॉपर, जब हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे बात करेंगे एक्सटेंसिवली। तो वो मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा कि हमारे यहाँ लोग पढ़ते भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि हमारे खिलाफ हो क्या रहा है। तो इस तरह के लोग रेडी रखते हैं और अभी भी उन्होंने रेडी रखे हुए हैं, ये भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये तो अर्नाब अभी एक बंद हुआ है, उनकी उनकी प्रोपेगेंडा मशीन में और लोग भी हैं। तो आप रेडी रहें मेंटली तौर पे, कोई फॉल्स फ्लैग अटैक होगा या कुछ भी ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, कुछ इस तरह का इवेंट हो सकता है
कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेज में जो है वो पाकिस्तान को वो पूरा एक प्रिटेक्स्ट तैयार करेंगे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। मैं कह रहा हूँ उससे पहले की जो प्रिपरेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, बैका एग्रीमेंट आप पढ़े जाके। हम अपने व्यूवर्स को बोलेंगे बाकायदा जाके इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें इस पे कि ये है क्या। उसमें रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी जाएगी इंडिया को, आपके पाकिस्तान पे जो है वो जो साइट्स हैं उन पर अटैक करने के लिए रियल टाइम जो है वो डाटा दिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स का भी मुआहदा हो चुका है कि हाँ, एक दूसरे की लॉजिस्टिक्स और एक दूसरे की जगहें ज्योग्राफिकल यूज कर सकते हैं। ये इससे ज्यादा अलार्मिंग बात क्या है? आपने भी मीडिया में सुना ये बात, और ये साइन हो चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पाइपलाइन में, साइन हो चुका है। 1971 में सकूत ढाका से पहले इसी तरीके का इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट इंदिरा गांधी ने जल्दी में जाके सोवियत यूनियन से किए थे, और उसके बाद सोवियत यूनियन आ गया था बे ऑफ बंगाल में अपनी सबमरीन्स लेके, और उसके डर से अमेरिका हमारी मदद के लिए नहीं आया था। तो मेरे भाई, प्रोएक्टिवली सोचें। जो पावर में लोग बैठे हुए हैं उनको खुदा को भी जवाब देना है। सबसे पहले तो खुदा को जवाब देना है, उसके बाद आवाम को जवाब देना है। आप बिट्रे करके अल्लाह और उसके रसूल से बिट्रे करके जो है वो ना आपकी आखिरत संवरेगी ना दुनिया संवरेगी। तो ये आप कुछ पैसों के लिए, कुछ डेजिग्नेशन के लिए 4-5 साल की बात है, आप 2 टेन्योर ले जाएंगे 10 साल। जवाब आपने देना है खुदा की अदालत में। और उसके बाद यहाँ पे जो दुनिया में खुदा फिर रुस्वा करेगा वो तो अलग है, ठीक है ना। तो जरा ख्याल करें, प्रोएक्टिवली सोचें। अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया है, उसको यूज करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द उम्मा। बिल्कुल सलमान भाई, क्योंकि हमने हमेशा जो है ना वो डिफेंसिव अप्रोच रखी है इस तरह के मामलात के अंदर। जब कोई सिचुएशन इस तरह की होती है तो हम अपने आप को डिफेंड ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी हमने एग्रेसिव या अटैकिंग अप्रोच नहीं रखी है। तो मेरा ये ख्याल है नाउ इज़ द टाइम कि हमें थोड़ा-सा इसको काउंटर करने के लिए बल्कि अटैकिंग मोड के अंदर हमें जाना चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे कि हम एक एक कौम है, हम एक सॉवरेन नेशन है, और हमारी जो एक अपनी हमारे नज़रियात हैं, और हम अपनी कंट्री की के ऊपर कोई भी बात अगर आएगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम अटैक करेंगे। तो आई होप कि जल्दी इस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा, और इसके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारे वेज़ हैं। अगर वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी अपने मीडिया को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहिए, इसके अंदर पैसा हमें डालना चाहिए, सो दैट कि हम अपना नैरेटिव प्रॉपर्ली रख सकें और काउंटर कर सकें अगर हमारे ऊपर कोई भी इस तरह का नैरेटिव थोपने की अगर कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपने यूएसए की भी ज़िक्र किया, लेकिन यूएसए के तो अजीब मामला चल रहे हैं सलमान भाई। हमने देखा कि जो ये अभी इक़्तिदार की जो मुंतक़ली हो रही है, उसके दौरान काफ़ी मामलात ख़राब हो गए हैं। बहुत सारी सारी चीज़ें जो हैं वो आई हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात किया था, जब अटैक हुआ था वहाँ पे कैपिटल हिल पे, और उसके ऊपर हमने बात की थी। तो आज मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी ख़ाना-जंगी की तरफ जा रहा है यूएसए? क्या कोई ऐसे मामलात आपको दिख रहे हैं? क्या आप देखते हैं आगे आने वाले वक़्तों में कि क्या यूएसए में मामलात होंगे? जी। देखें, वहां पर वो जो ट्रांजिशन हो रही है, हमने पहले भी कहा है कई दफा और बाकायदा लिखा भी है इस बारे में कि यूएस जो है ना, वो उसको बाकायदा, ऐसा कभी नहीं हुआ यूएस हिस्ट्री में इस तरीके से कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट हो, वो रिलक्टेंट हो, वो ना देना चाह रहा हो, इक़्तिदार मुंतकिल ना करना चाह रहा हो, और ना सिर्फ ना देना चाह रहा हो, बल्कि उसने एज़ अ रनर अप सबसे ज़्यादा वोट लिए हुए हों, उसको कॉन्फिडेंट हो कि अगर ये 4-5 हल्के और खुल जाते, मतलब जो 4-5 स्टेट्स के आ जाते रिज़ल्ट प्रॉपर्ली, तो मैं स्टिल जो है वो प्रेसिडेंट रहता। दूसरी बात है कि अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको आप हमारे प्रोटेस्ट से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे लोग जो है, उनके पास जो है वो आर्म्स नहीं होते, वो वेपनाइज़ नहीं होते। वहाँ पे आपने देखा जो कैपिटल हिल पे उन्होंने जो धावा बोला था, वो बाकायदा आर्म्ड थे, वेपनाइज़्ड थे, उनको आर्म्स चलाना आते हैं। आपको पता है वहाँ पे जो पर पर्सन आर्म्स के जो रेट है, वो तकरीबन 2 है। मतलब एक एवरेज बंदा अगर है, उसके पास ऑन एवरेज 2 वेपन्स होते हैं। अगर इस तरह के वेपन्स की अगर आप तादाद को डिवाइड करें पॉपुलेशन पे, तो इतना हाईली वेपनाइज्ड एक सोसाइटी है, और उसमें एक एंगर है, एक रेज है कि भाई ये गलत हुआ है, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं। और आज हम जब एज़ वी स्पीक संडे, ये तकरीबन वहाँ पर जो है अभी मॉर्निंग में जो है वो टाइम हो रहा है, बस अब शुरू होने वाला है, और आज से ही वो प्रोटेस्ट शुरू होगा, 17 तारीख संडे से। और आप देखेंगे 20 तारीख को ट्रांजिशन है, जो कि व्हाइट हाउस में जो होनी है तकरीब, और उससे पहले एक रिहर्सल होती है वहाँ पे, मतलब ट्रांजिशन वाली तकरीब से पहले, वो भी उन्होंने डिले कर दी है 1 दिन, इसी प्रोटेस्ट की वजह से। मैं जो देख रहा हूँ अमर, मैं सही में मुझे हैरत होगी कि अगर कुछ ना हुआ तो। जो देखें, आपने सिटिंग प्रेसिडेंट का ट्विटर का अकाउंट आपने ब्लॉक कर दिया, मतलब मुझे हैरानगी हो रही है।
लोग समझ नहीं रहे इस बात को। जब 4-5 साल 10 साल बाद जाके लोग इस खबर को पढ़ेंगे तो लोग हैरान होंगे कि यार ये ऐसा भी होता था एक ज़माने में। और बंदा वही होता है जब हिस्ट्री चल रही होती है ना उसके सामने, तो उसको उसी वक़्त रिकॉग्नाइज़ करे कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। बाद में जाके तो वो एज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पे आप देख लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने खतरनाक फैक्ट्स हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस तरह के वाक़यात हुए ही नहीं है यूएस हिस्ट्री में, जो हो रहा है। जब आप दीवार से लगाएँगे इस तरीके से, आइसोलेट करेंगे, सीएनएन, बीबीसी, ये सब मिल के प्रोपेगेंडा जो वहाँ की डीप स्टेट की प्रोपेगेंडा मशीन है, वो उसको आइसोलेट करेंगे। और हमें पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा जो है वो सर्व नहीं कर रहा था, उनके खिलाफ हो गया था। चाहे हम उसामा बिन लादेन के वाक़ये की बात करें जो उन्होंने कहा कि ये फेक है, स्टेज था। बहुत सारे उन्होंने जो है वो बीन्स जो है वो स्पिल किए हैं जो अंग्रेज़ी में कहते हैं। और उनके राज़ जो हैं अफ़शा कर दिए जो कि नहीं करने थे। जिनकी बेसिस पे वो उन झूठ और फ्रॉड और डिसेप्शन की बेसिस पे ही तो अमेरिका की जो ये वॉर मशीन है वो काम करती है, आपको पता है ना? वो कहते हैं कि हम रेजिम चेंज करने आ रहे हैं आपके यहाँ, हम आपके यहाँ जमहूरियत देने आ रहे हैं। आगे पीछे कुछ और मकासद होते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोज़ की और कम से कम अपने टेन्योर में कोई नए मुल्क पे हमला नहीं किया। ये बात समझने की है। तो वो हमने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी वो हमारे फ़ेवर में थे। वो ट्रूप्स का विथड्रॉ चाह रहे थे। अगर वो विथड्रॉ हो जाता 100% तो इंडिया को जो शैडो मिल रहा था वो नहीं मिलता। और वो जब शैडो नहीं मिलता, तो क्या होता कि आपके यहाँ तालिबान समवॉट जो है वो कर जाते प्रिवेल, और वो आपका जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाता। तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स में भी इस बात को बाइडेन के आते के साथ ही आप देखेंगे जो एरिक प्रिंस हैं, जो ब्लैक वाटर के चेयरमैन हैं, मत भूलिए आप ये बात। वो ऑलरेडी जो है वो सिक्योर कर चुके हैं मुआहिदा अफगानिस्तान के लिए। बाइडेन के आते ही आप देखेंगे यहाँ ब्लैक वाटर की प्रेजेंस अफगानिस्तान में। यानी इस जंग को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जब इस जंग को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो आपको पता है जो जो किराए के कातिल होते हैं, आपको पता है उनका कोई कंसर्न नहीं होता कि क्या होता है, ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है, मारना क्या है, मोड़ना क्या है। उनका काम है बंदे मारो, पैसे लो महीने के। प्राइवेटाइज जंग का मतलब आपको पता है खौफनाक कॉन्सेप्ट है ये। तो एक फायदा पाकिस्तान के एक जो रे ऑफ होप है ये कि पाकिस्तान ऑलरेडी डील कर चुका है इस तरह के एलिमेंट से पहले, ब्लैक वाटर वगैरह से। लेकिन देखें जिस तरीके के आपके मामलात हैं, आपने देखा वाक़या हुआ अभी ये जो कोयटा वाला वाक़या हुआ, ये किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये टीटीपी के रूप में आ सकते हैं। देखें, जब अबू बकर अल बगदादी जब वो मरता है तो उसके पूरे जिस्म पे टैटू बने हुए आते हैं। तो आपको पता है उसने अरबी भी सीखी थी, उसने दाढ़ी भी रखी थी, वो काले कपड़े भी पहनता था और उसने ये डिस्गाइज़ कराने की कोशिश की कि जो लश्कर खुरासान से निकलना है हदीस में, वो उसका अटायर लेके आ गया था। लेकिन वो एक चीज़ भूल गया कि खुरासान जो है वो इराक नहीं था, जो खुरासान है वो अफ़गानिस्तान था। तो वो कहते हैं ना कि आपने नकल तो अच्छी की, कोशिश तो आपने अच्छी की, लेकिन आप पकड़ा ही दे दिया आपने। तो पूरा उन्होंने ट्रेन करके, प्लान करके बंदा किया वो। जब वो यूज़ हो गया तो उसे मार दिया खुद ही। और वो टैटू-वैटू था। कौन-सा मुस्लिम आलिम ऐसा है जो अपने आप को खलीफा क्लेम करे और उसके जिस्म पे टैटू बने हुए हों? ये आप बात ज़हन में रखें। सही। हमारे हमारे यहाँ पर जो स्कॉलर्स भी हैं, हमारे यहाँ जो मौलवी साहब भी हैं, उनकी एक्सेस ही नहीं है इस टॉपिक तक। अगर वो एंड ऑफ टाइम्स पे रिसर्च करें और ये सब चीज़ों को कनेक्ट करें जियोपॉलिटिक्स से, तब उनको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ये समझ रहे हो आप? बस जी, हमारे बिल्कुल। यहाँ तो बात बात यही होती है ना कि बस रमज़ान आ रहा है, अच्छी इफ्तारी बना लें। और आपको पता ही है क्या होता है कि वो मामलात बस नॉर्मल चलते रहें। और उसमें भी हमने माशाल्लाह इतने वेरिएंट निकाल लिए हैं कि 3 रोज़ा तरावी और 10 रोज़ा तरावी, और पता है। बस हमारा सारा जो हमारा सर रिसर्च का सारा जो फ़ोकस है वो इन चीज़ों पे रहता है। जो चीज़ें डायरेक्टली हमें अफ़ेक्ट कर रही हैं, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर हमें डायरेक्ट अफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो कुरान और सुन्नत से कनेक्टेड चीज़ें हैं, जो उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो हमने रिसर्च नहीं करनी। बकौल अल्लामा इकबाल के, हमने 500 साल पहले ही एज़ ए कौम सोचना छोड़ दिया था, बकौल अल्लामा इकबाल के। और कोई इस बात को जो है वो डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता। वो कहते हैं एज़ ए उम्मा हमने 500 साल पहले ही सोचना छोड़ दिया था। ये हमारा हाल है। एम तो यूएस का जो है वो अपने इरिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। वो आप उसके सिम्पटम्स देख रहे हैं। सिविल वॉर की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप देखेंगे वायलेंस भी होगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट किसी तरीके से इसको काबू कर ले, लेकिन जब 50 स्टेट्स में प्रोटेस्टर निकलेंगे, 50 स्टेट्स में जब प्रोटेस्टर निकलेंगे, और कैपिटल हिल पे आपने खुद देख लिया, और आपने जो फुटेजेस आ रहे हैं वॉशिंगटन और मतलब कैपिटल हिल की बिल्डिंग से, कि जो फौजी हैं वो कैपिटल हिल में जमीन पे सो रहे हैं, देखा आपने पूरे कैपिटल हिल पे सोते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उनको बाकायदा बुला लिया गया है नेशनल गार्ड्स को वो करने के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आज से जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, मैं बता रहा हूँ एज वी स्पीक, संडे टुडे शुरू हो रहा है,
टिल जो है वो जो सेरेमनी होनी है ट्रांजिशन वाली, वहां तक ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, लेकिन बगैर वायलेंस के ही नहीं रहेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अमेरिका जा रहा है, इंक्रीजिंगली तेजी से जा रहा है सिविल वॉर की तरफ, ठीक है। और ये वही वाली बात है कि हमने पिछली दफा भी कहा था आपको कि जो इकबाल का शेर है कि ये शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। जो जो सिस्टम बना ही एक्सप्लॉयटेशन की बेसिस पर है, उसको अभी ना कभी जो है वो एक्सप्लॉयट होना है। मेरे बहुत सारे वेस्ट में रहने वाले दोस्त मुझसे डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं जो वहां रहते हैं, जाहिर सी बात है उनके स्टेक्स हैं वहां पे, वो मुझसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन आपको सच तो बोलना है। देखें, अगर आप कोई गलत कर रहा है तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि चूंकि मैं वहां रहता हूँ तो वो गलत नहीं कर रहा। जो गलत है वो गलत है। जब आपने कॉलोनियल माइंडसेट की बुनियाद पर एक्सप्लॉइट किया, मुल्कों को तबाह किया, क्यों इराक के बच्चे आपको नजर नहीं आते? सीरिया के रोते हुए बच्चे आपको नजर नहीं आते? यमन में आप बॉम्बिंग करते तो वहां पे भूख आपको नजर नहीं आती? आप पूरा हॉलीवुड देखें, वो बाकायदा मूवीज बनाते हैं कि वो इराक में गए, अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत सारी मूवी बनाई, और किसी अमेरिकन मरीन के अगर वो लग गई, गोली लग गई, तो वो इस तरह इसको ड्रामेटाइज करते हैं कि यार ये तो बहुत खराब हो गया। यार आप आए क्यों ऑक्यूपाई करने? आप किसी के कंट्री को ऑक्यूपाई करने आए हो, उसके बच्चों को मारा है, तो वो आगे से आपको क्या फूल फूल बरसाएगा आप पे? लेकिन ग्लोरीफाई उसको किया जाता है कि एक तो मैं ऑक्यूपाई भी करूं और आप मुझसे आगे से बोलो भी कुछ नहीं। और आप देख लें, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको नाम ले सकता हूँ, लिस्ट बता सकता हूँ फिल्मों की, तो इतना ग्लोरीफाई किया, और हमारे वाले वो देख के रो रहे होते हैं बाकायदा। फिल्में देख के ना, यार ये देखो क्या हो गया। मैंने लिटरली लोगों को रोते हुए देखा, यार ये देखो कितना, क्योंकि वो ब्रेन वॉशिंग जो हुई हुई है मीडिया के जरिए, ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आप देखें। ये बात कोई नहीं सोच रहा कि सीरिया में आ ये अमेरिकन फौजी सीरिया में इसके फुट्स आए क्यों है भाई? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या है? मैं रिजीम चेंज करने आया हूँ, मैं आपको जमहूरियत देने आया हूँ। भाई हमें उनको नहीं चाहिए, हर बंदे का अपना अपना सिस्टम है, उनको चलाने दें। ठीक है, आपने कजाफी को रोडों पे घसीट दिया, वो चाह रहा था पूरा अफ्रीकन यूनियन बना के एक करेंसी निकाले गोल्ड बेस। आपको पसंद नहीं आया कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके डॉलर को खतरा हो रहा था, आपने उसको लिंच करवा दिया। एक फेक वहां पे रेवोल्यूशन इरप्ट करवाया और फेक करा दिया। अरब स्प्रिंग ले आए आप बाकी अरबों का थ्रेट किया आपने कि आप करेंगे तो आपको ये इस तरह का अरब स्प्रिंग आ जाएगा, वो चुपचाप होकर बैठ गए। ये एक बहुत जबरदस्त ग्रेट गेम है। आजकल इमरान खान साहब ने भी अब ये बोलना शुरू कर दिया है, ग्रेट गेम ग्रेट गेम। उनको भी अब ये टर्म जो है उनके मुंह पे चढ़ गई है, उनको पता लग गया है कि ये जो गेम है वो इतना छोटा सा नहीं है, हम अकेले प्लेयर नहीं है, ग्रेट गेम है। और मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया कि हमें अलायंस चाहिए, हमें अलायंसेस बनाने हैं, रीजनल भी और मुस्लिम उम्मा के अंदर भी। रीजनल अलायंस में आपको ये तो आप नहीं कर सकते कि भाई मेरा एक ही दोस्त है चाइना बस। आपको अलायंसेस बनाने, और उसमें आपको तुर्की बिल्कुल आपको रेडी नजर आता है। आपको ईरान के साथ आप समवॉट बना सकते हैं। आप रशिया को एंगेज करें, रशिया को आप इंक्रीजिंगली एंगेज करें। याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिलिटरी तौर पे आपको कोई साथ दे सकता है, सही मानों में वो रशिया दे सकता है। मत भूलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो जो है वो अनडिफिटेड रहे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वो अनडिफिटेड रहे। अब मत भूलिए रशिया को। हिटलर जो तबाह हुआ है, वो बेसिकली उसने जो जब ये सोचा कि वो रशिया जाएगा, तब जाके वो तबाह हुआ है। लोग कहते हैं सर्दी ने उसको हराया है, रशिया ने नहीं हराया। लेकिन जो भी है, रशिया का मास इतना था कि वो अंदर जा ही नहीं, पेनिट्रेट ही नहीं कर सका, वो मॉस्को तक पहुंच ही नहीं सका। और बीच में ही जो है वो हिटलर जैसा जो है फाशिस्ट आदमी तबाह हो गया। वैसे ये भी कंट्रोवर्शियल बात है, किसी दिन बात करेंगे कि जो वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो विक्टर्स लिखते हैं, यानी जीतने वाले हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं और वही हम पढ़ते हैं। कभी आप दूसरा साइड का पॉइंट ऑफ व्यू आपको कभी नहीं मिलेगा कि हिटलर को ऐसा क्या हो गया, कंपल्जन हो गई कि यार वो बिल्कुल एकदम उठा और बोला यार सब खत्म करूंगा मैं सबको। उसको ये बताया जाता है, उसकी जो एक किताब है माइन खाम्फ, वो हम किसी दिन इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हिटलर की अपनी किताब है माइन खाम्फ, यानी इसका मतलब है माई स्ट्रगल। वो पढ़ने वाली है, हमारे यहाँ वो नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि उसको इतना वो फिगर ऐसा बना दिया कि यार ये तो बहुत खराब बंदा है भाई, इसको पढ़े नहीं। भाई पढ़ना तो चाहिए ना, वो पढ़ो तो सही। वो उसका दिमाग था क्या, वो सोचता क्या था? मैं कोई साइड नहीं ले रहा, इसका मतलब ये ना लेंगे मैं कोई हिटलर की साइड ले रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग यूं समझ जाते हैं, असल में हमारे यहाँ लोग अल्टरनेटिव व्यूज के आदी ही नहीं है। वो बोलते हैं या तो वही वाली बात है, माई वे और हाईवे। तो ये वाला मामला है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान भाई। लोगों के अंदर जो है वो एक्सेप्ट करने की जो है ना वो सलाहियत ही नहीं है कि हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, नज़रिया। अच्छा या बुरा वो एक अलग डिबेट है कि वो सही है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन हर किसी का अपना नज़रिया होता है। एक-दूसरे के नज़रिए को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उससे एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, बहरहाल ये आपका हक है हमेशा से। जी जनाब, तो अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं हमारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी सलमान भाई। हमारा जो प्रोग्राम के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर जो हमारा एक सेगमेंट होता है सोशल इश्यूज़ के हवाले से। तो
फेमिनिज्म के नाम से एक वर्ड है जो कि जाना जाता है, गर्दाना जाता है बहुत, अब तो मीडिया के अंदर भी और दूसरी जगहों पे भी, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि भाई फेमिनिज्म फेमिनिज्म की बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है। जो फेमिनिज्म की आम फहम डेफिनेशन है जो कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है उसके अंदर, खवातीन के हकूक की बात की जाती है उसके अंदर, और जो एक्चुअली होना चाहिए। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फेमिनिज्म को आप इस्तेमाल करते हुए, उसके कंधे पे बंदूक रखते हुए दूसरी जो चीज़ें की जा रही हैं, जिसके अंदर जो है वो फ़हाशी फैलाई जा रही है, जो जिसे कहते हैं कि एक्सपोज़ किया जा रहा है उन चीज़ों को जो कि नहीं होना चाहिए। एक फैमिली वैल्यूज़ को, फैमिली सिस्टम को जो है उसके ऊपर जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो हमारी ही सिस्टम के अंदर, हमारी ही सोसाइटी के अंदर एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज़्म है, जो कि हमारी फैमिली सिस्टम को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो आप थोड़ा-सा उस बारे में बात कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है? ये किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफ़ाई करें और हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं और उसमें हर किसी का क्या किरदार होना चाहिए? जैसा कि आपने कहा अहमद, कि जो हमारे माशरे में इंट्रोड्यूस कराई गई है फेमिनिज़्म की फ़ॉर्म, वो वर्स्ट फ़ॉर्म है और वो हमारे फैमिली सिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अगर आप मुझे कहें कि पाकिस्तान के सोशल मामलात पे बात करें और जो सोशल मामलात में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कोई चीज़ है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं कहूँगा कि फेमिनिज़्म है। देखिए, फेमिनिज़्म की जैसे आपने डेफ़िनेशन बताई, एक सोशल मूवमेंट थी, सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल मूवमेंट थी, जिसमें ये करना था कि एम्पावर करना था लेडीज़ को और मतलब वुमेन को, और उनको इक्वल राइट्स दिलाने थे कि भई आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो आप ख़ानदानी निज़ाम की बात हो, हर चीज़ में, हर जगह पे उनको इक्वल राइट्स की बात की थी। यहाँ तक तो बात सही है, अगर ये बात करें कि टेक्स्ट बुक अप्रोच लेके चलें कि हाँ भाई इक्वल राइट्स होने चाहिए, कौन मना करता है इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए? आपके इस्लाम ने ये बात 1400 साल पहले ही कह दी थी, ठीक है ना? वेस्ट ने तो ये मामला बहुत जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लिया है, 17वीं 18वीं सदी में जाके, ठीक है ना? इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करा दी थी ये सारे मामलात, ठीक है? और मैं कहूँ कि री-इंट्रोड्यूस करा दिए थे, क्योंकि इस्लाम का ताल्लुक तो आदम अलैहिस्सलाम से, तो फिर री-इंट्रोड्यूस कराया था दोबारा से, जब यूरोप डार्क एजेस में था, ठीक है ना? वहाँ पर जो है वो किसी औरत पे इल्ज़ाम लगा के उसको विच करार देके उसको जला दिया जाता था, सरेआम। उसकी तो कोई बात नहीं करता, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें। तो वहाँ पर कहाँ था फेमिनिज़्म ये, ठीक है ना? वहाँ इक्वल राइट्स कहाँ थे? कोई भी औरत जो ज़रा-सी पुरस्रार होती थी, थोड़ी-सी मिस्चीवियस होती थी, उसको कहते थे कि ये विच है, उसको चौक में लाके ज ज जला देते थे। तो ये हिस्ट्री है, इसको आप वो रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना? और अब आप लेक्चर दे रहे हैं जो है इस्लामिक वर्ल्ड को कि भाई आप जो इक्वालिटी लाएँ, वही लाएँ। देखें, इस्लाम पहले से दे चुका है, आपको करना क्या है, आपने रूट से दोबारा से जाके जुड़ना है, बस इतना सा काम करना है आपने। जो ये फेमिनिज़्म ये लेके आ रहे हैं आपकी सोसाइटी में, देखें वो क्या है? वो ये कराया जा रहा है कि औरत को ये बताया जा रहा है कि आपने वो रोल अदा करना है जो मर्द अदा कर रहा है। देखें, आप देखें, आपका जो आप अपने अपने एंटरटेनमेंट चैनल्स देखें, आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट देखें, आप देखें औरतों को वो अटायर पहनाया जा रहा है जो कि मर्दों का है। मतलब औरतों को मर्दों के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। वो इसलिए पहनाए जा रहे हैं कि उनको वो रोल का बताया जा रहा है कि आपको मर्दों का रोल आप भी अदा कर सकती हैं। सिंगल पैरेंट का कॉन्सेप्ट पैरेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है कि आप अकेले रह के भी बच्चे पाल सकते हैं। यानी उसका मतलब है कि अगर आपको डाइवोर्स हो जाए, कोई हो जाए, मसला नहीं, कोई नहीं। आप कमाएँ करें। ये नहीं बताया जा रहा है कि अल्लाह मियाँ ने जो लोग बनाया है मर्द और औरत को, वो इक्वल बनाया है, अनडाउट अबाउट इट। मतलब देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, अनडाउटली। लेकिन आप इक्वल हैं, लेकिन आप सिमिलर नहीं हैं। मर्द का एक अलग रोल है और औरत का एक अलग रोल है। जो डिफाइन किया गया है रोल, अगर आप वो रोल अदा नहीं करेंगे, तो आपका फैमिली सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? और यही इस एजेंडा को परस्यू करवाया जा रहा है एनजीओ से, आपके मीडिया से, इसके के औ आप देखें आपने मतलब फॉर गॉड सेक, आप देख रहे हैं? अगर आप एक रेज़र की भी एडवर्टाइज़मेंट आती है, उसमें लड़की आ जाती है। अब हाउ कम? मतलब आप एडवर्टाइज़मेंट आप गौर से देखें आप। आप अपनी जो ये मल्टीनेशनल्स की मार्केटिंग आप गौर से ज़रा देखा करें, तो आपको नज़र आएगा कि कैसे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ये डाला जा रहा है कि ये एक्सेप्टेबल है यार। मतलब ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल। आपके बच्चे यही देख के बड़े हो रहे हैं यार, क्या है यार? बल्कि आजकल अगर आप ये बोलो कि यार मैं हक में नहीं हूँ औरत के काम करने में, तो आपको ऐसे देखेंगे कि आप कोई अजीब-सी कंज़र्वेटिव अप्रोच के दकियानूसी आदमी है। जबकि आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझाएँ कि अगर ज़रूरत नहीं है, आपके दीन ने ये बोला है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, उसका शौहर कमाता है, उसके वालिदैन कमाते हैं शादी से पहले, तो उसको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके और रोल्स हैं जो उसको अदा करने हैं। उसको सबसे इम्पोर्टेंट रोल अल्लाह ताला ने ये दिया है, माँ का रोल। कि आपने बच्चों की तरबियत और परवरिश करनी है। अगर आप वो आउटसोर्स कर देंगी नैनी को,
या मेड रख के, तो आप तो अपना रोल अदा नहीं कर रही। और फिर आप आगे जाके आप जब बच्चे बड़े हो जाएँगे तो उनको तो आपसे वो उनसियत और मोहब्बत होगी नहीं, वो तो नैनी से होगी और मेड से होगी। और यही होता है जहाँ जहाँ ये सिस्टम है, हम देखते हैं उनको वैसे ही होता है। और फिर आप बोलते हैं यार कि वो तो बदतमीज़ी कर रहे हैं और बात नहीं मान क्यों? आपने अपने हिस्से का काम जो आपको दीन ने दिया था किया? नहीं किया। क्यों? आपको ये जो सैटेनिक सिस्टम बनाया गया है, ये पूरा दज्जाली सिस्टम बनाया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि आप एम्पावर्ड हैं। एम्पावर्ड होने का मतलब ये है कि आप कमाओ। मैं आपको वसूख से एक बात बता रहा हूँ, आप रिसर्च करवा लें। आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा जो तलाक़ें हो रही हैं, उसमें जो ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, वो खुला के हैं। लड़की खुद आगे बढ़कर और ये मैं आपको बताऊँ ज़रा आप क्लोज़ ग्रुप में इसको जाके रिसर्च करें, क्लोज़ ग्रुप बना के रिसर्च करें, वो औरतें जो कमा रही हैं इंडिपेंडेंटली और उनकी शादी हो जाती है और अगर तलाक का केस है, तो 80% चांस है कि लड़की ने खुद अप्लाई किया हुआ है खुला, कि भाई मुझे नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर लूँगी। ये आपके दिमाग में जो डाला गया है, वसवसा, सैटेनिक फेमिनिज़्म हम बात कर रहे हैं जो कि फैमिली से और औरतों को इक्वल राइट्स की मैं आपको बता रहा हूँ इस्लाम तो पहले ही 1400 साल पहले दे चुका है। आपके आपके यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल है, जो कि बिज़नेस वुमन थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदारबा के बेसिस पर जो है वो फंड दिया, जिसको आप लेके शाम गए, वहाँ से आपने तिजारत की, वहाँ से आए, आपने ज़बरदस्त ईमानदारी का मुज़ाहिरा किया जिसका जो है वो बात जो है उनके जो गुलाम थे, हज़रत खदीजा के, उन्होंने जाके हज़रत खदीजा को बताई। वो इतनी इम्प्रेस हुई, उसके बाद उन्होंने निकाह का प्रपोज़ल भेजा। ये आपको हज़रत आयशा की आप मिसाल ले रहे हैं, बेहतरीन स्कॉलर थी। आप आगे जाके देखें हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात करें, आगे बात ज़बरदस्त उनके रोल आपको अदा करेंगे। सिर्फ़ मैं बात नहीं कर रहा, इल्म में भी हर जगह आपको हर हर एस्पेक्ट में आपको मिलेंगी जो ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन क्या इस फेमिनिज़्म के सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? नहीं। वो जो सिस्टम है, वो जो दीन ने दिया था, उस सिस्टम में रहते हुए उन्होंने वो सारा काम अंजाम दिया है और ज़बरदस्त काम अंजाम दिया है। और आप क्या देखें अब आपकी मतलब पूरी हिस्ट्री में आपको मैं दसियों मिसालें दे सकता हूँ, जहाँ पे जो औरतों का किरदार है, वो ज़बरदस्त रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टिक रहीं उस रोल से जो क्रिएटर ने उनको दिया था, यानी खालिक ने जो उनको दिया था। उनके भाई आपके जो बनाने वाला है खालिक, वो आपको ज़्यादा बेहतर जानता है और वो आपको ज़्यादा अच्छा रोल असाइन कर सकता है या आप अपने आप को खुद डिसाइड करेंगे। आप यही बात तय कर लें सिर्फ़। लेकिन चूँकि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन जो है, जुडेओ क्रिश्चियन सिविलाइज़ेशन जिसे हम बोलते हैं, उसने आपको ये बात ज़हन में बिठा दी है और बेसिकली सैटेनिक है ये बात कि जब औरत मर्द की तरह कपड़े पहनेगी देखें आप कॉर्पोरेट में देखें, औरत ने मर्द की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वो कोट पहन के आ रही है, वो पैंट पहन के आ रही है। उसको वो बता दिया गया कि यार आप अगर इस तरह करेंगे, तो ये करेंगे। जबकि अल्लाह ताला ने जो सूरह लैल में मर्द और औरत को बताया गया है कि उनकी मिसाल दी गई है दिन और रात के हिसाब से उनको मिसाल दी गई है। यानी एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। यानी एक-दूसरे को मुकम्मल करते हैं ये। दिन और रात अगर दिन नहीं होगा तो रात क्या है? फिर रात ही रात है ना। और अगर रात नहीं होगी तो दिन क्या है? तो एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इतना ज़बरदस्त ज़िक्र हुआ है, लेकिन क्या किया गया कि अगर यूँ बोलूँ मैं कि दोनों रात हो जाएँ यानी औरत जो है वो मर्द की रोल पूरा अदा कर ले और मर्द भी अपना ही रोल अदा कर ले, तो फिर आपका फैमिली सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज़्म है, औरतों को बहकाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा इसमें जो रोल अदा कर रहा है वो आपका ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कर रही है। आप अपने ड्रामे खोल के देखें, रैंडमली आज आप कोई ड्रामा देख लें पाकिस्तानी, सिवाय उसमें ये बताया जा रहा है कि वो वर्किंग वुमन है, वो कामयाब है, उसका वहाँ अफ़ेयर चला लेती है वो अपने अपने बॉस के साथ, वो कामयाब है। कोई कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं दिखा रहे, वो देख रहे हैं वो कामयाब पे कामयाब पे कामयाब हुई है, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है फेमिनिज़्म का, ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, आपको मर्द की ज़रूरत ही नहीं है और आपको वो जो खलील रहमान साहब थे जो राइटर हैं लाहौर के, वो यही बात पे बार-बार वो गुस्से हो जाते हैं कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि सिर्फ़ औरत ही मज़लूम है, मर्द मज़लूम नहीं है। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो मर्द के भी तो कोई राइट्स हैं कि नहीं है? या सिर्फ़ आप औरतों के राइट्स की बात करते रहेंगे? भाई ठीक है, आप फेमिनिज़्म जेंडर इक्वालिटी की भी बात करता है ना, तो जेंडर तो मेल भी है। एक ज़बरदस्त वो है स्पीकर वेस्ट में जॉर्डन पीटरसन। हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे उनकी जाके आप वीडियो ज़रूर देखें। उन्होंने इस पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया हुआ है फेमिनिज़्म पे और उन्होंने इनका जो ये जो प्रोपेगेंडा है, वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसका जो है काउंटर प्रोपेगेंडा दिया हुआ है। जॉर्डन पीटरसन नाम है उनका। तो ये जो फेमिनिज़्म का और आपके यहाँ तो इतना गलत फ़ॉर्म उसकी दी गई है। देखें आप जो अक्सर औरत मार्च जो होते हैं, आप उसमें बैनर्स ज़रा पढ़ लें, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? अपने कपड़े खुद इस्त्री करो। ये बैनर क्या है? मैं हेडिंग बता रहा हूँ आपको।
अपने अपने खुद इस्त्री करो, बच्चे खुद पैदा करो। और इस किस्म के वल्गर और वाहियात जो वो जुमले लिखे होते हैं मेरा, ये क्या है? दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज़्म। अगर मैं ये ट्रांसलेट करके किसी अपनी जो है वेस्टर्न किसी दोस्त को भेज दूँ, तो वो भी हैरान हो जाएगी कि यार इतना तो वेस्ट में भी इतना खराब फेमिनिज़्म का फॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया जहाँ पे तुम लोगों के यहाँ अपनाया गया। वहाँ पर भी औरतों को पता है, ठीक है, वो काम कर रही है, उनको पता है, लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे बच्चों की तो कफ़ालत जो करनी है, उनकी परवरिश करनी है, वो तो औरत का ही है। और अल्लाह ताला ने रोल दिया है। और माँ का रोल इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया है और इतने उसको एम्पावर किया है माँ को कि आपको पता है कि उसके कदमों तले जन्नत रखी है। ये उसको ये सब प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इसकी तो कोई बात नहीं करता। इस्लाम ने आपको पूरा कंपोजिट सिस्टम दिया हुआ है। मसला ये है कि आपने जाना नहीं है उस तरफ। आपने बोला है कि भाई मुझे आप ये बोलते हैं कि औरत अगर वेस्टर्न अटायर में हो, तो वो आज़ाद है। फ्रांस में जब ये बात हुई कि आप जो है नकाब पे पाबंदी लगाई गई, तो मैं एक जगह बात कर रहा था, तो मैंने यही बात उनको पॉइंट कही कि भाई बात ये है कि जब आप बोलते हैं कि आपको आज़ादी है एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो अगर कोई चाह रहा है नकाब लगाना तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और अगर कोई ये चाह रहा है अगर कोई चाह रहा आप बकौल आपके कि आप पूरा फ्रीडम देना चाहते हैं पर्सनल, तो अगर कोई स्कर्ट पहन के आना चाह रहा है तो आपने उसको आज़ादी तो दी हुई है। लेकिन अगर कोई नकाब पहन के आना चाह रहा है तो उसको आपने आज़ादी क्यों नहीं दी हुई? तो बकौल यहाँ कहाँ आपके गया फ्रीडम ऑफ हाँ, एक्सप्रेशन या यहाँ का फ्रीडम? यस, बिकॉज़ इट इज़ सिलेक्टिव। वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अपना सिलेक्टिव जो उनका एजेंडा है, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला, जो कि गॉडलेस सिविलाइजेशन बन चुकी है अभी तक, सैटेनिक, वो उसको चलाना चाह रहे हैं। उनको उनसे कोई कंसर्न नहीं है कि आपको इक्वल राइट ये और अगर कोई समझता है कि फेमिनिज्म की वजह से इक्वल राइट्स मिल जाएँगे तो वो फूल्स हेवन में रह रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि इसके पीछे एजेंडा है क्या? एक सैटेनिक एजेंडा है, गॉडलेस एजेंडा है जिसमें आपके माशरे को कोलैप्स करना है, आपका फैमिली सिस्टम कोलैप्स करना है और वो किसी हद तक वेस्ट में तो वो कोलैप्स कर ही चुके हैं। अब जो बचे हैं ईस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ का थोड़ा-सा कल्चर स्ट्रॉन्ग है फैमिली सिस्टम वाला, वो उसको तबाह करने की दर पे हैं। और ये हम सब बात बता रहे हैं इसमें एंटरटेनमेंट आपकी इंडस्ट्री शामिल है, एनजीओज़ शामिल है, औरत मार्च हम बात करें आप ज़रा पीछे ट्रेल कर लें, इसको कौन फंड करता है औरत मार्च को? आपको पता लग जाएगा कि कौन-सी एनजीओज़ हैं और इन एनजीओज़ को फंडिंग कहाँ से आती है? आपको पता लग जाएगा। आपको कोई सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी, इकबाल ने कहा था। आपको आपके पास पूरा सिस्टम मौजूद है, ख़ास है आपकी तरकीब। आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कहीं से। आपके पास पता है सिर्फ आपको लेकिन आप चूँकि चूँकि आप अब पढ़ा-लिखा समझते ही उसी को हैं जो वेस्टर्न अटायर में आ जाए, जो अंग्रेज़ी बोले। आप उसी को सिर्फ़ पढ़ा-लिखा समझते हैं। ये कॉलोनियल माइंडसेट आपके ज़हन में 200 साल अंग्रेज़ हुकूमत करके दे गया। आप उससे बाहर ही नहीं आ रहे। जब तक आप बाहर नहीं आएँगे आप तुर्की को देखें, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, आप तुर्की को देखें। आप तुर्की को अब देखें आप। वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, वो अपने कल्चर को चलते हैं और रही सही बात अब जो उर्दुगान साहब हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनको दोबारा से वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से निकाल के आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा ऑटोमन हिस्ट्री की तरफ लेके आ रहे हैं और यही सिलसिले की कड़ी है जो आप देखते हैं अर्तुगरुल ड्रामा है या उस्मान है या यूनुस एमरे है या जो ये सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज़ है। ये क्या है? वही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वो पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। वही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप? तो वो एक क ब हमारा एक ज़बरदस्त कोई ड्रामा था, बहुत मशहूर हो गया था, हुमायूँ सईद का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मेरे पास तुम हो, यस। उसमें उन्होंने एक वो टिपिकल जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है गोल्ड डिगर का, कि जो औरत होती है वो अमीर आदमी के पास ज़्यादा अट्रैक्ट होके जाती है। वो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट था। उन्होंने हमारे लोगों को इतना पता नहीं है वो गोल्ड डिगर का वो हमें तो वर्ड नहीं पता हमारे लोगों को। तो वही कॉन्सेप्ट उन्होंने एक अच्छी तरीके से फ़िल्माइज़ करके कर दिया। वो तो खलील रहमान साहब थे ऑथर, तो उन्होंने आखिर में दिखा दिया कि वो ज़लील हुई औरत जो इस तरह गई, तो उसपे भी लोगों ने उठाया। एनजीओज़ के बल्कि पीछे लग गई कि भाई आपने कैसे दिखाया कि गोल्ड डिगर जो है वो उसका एंड जो है वो खराब हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि मतलब कहाँ हमारा माशरा जा गया। ये दिस इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज़्म बाय द वे। और औरतों को ये पता ही नहीं है कि उनको इक्वालिटी की बुनियाद पर उनको एक्सपोज़ कर रहे हैं। भाई आपको आपको हर मार्केटिंग कैंपेन में औरत की क्या ज़रूरत है? आप उसको एज़ अ प्रोडक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एज़ अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हो ना, उसकी बॉडी को, उसके फेस को एज़ अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हो। औरत को ये समझ में नहीं आ रहा। जो औरतें इसके फ़ेवर में हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको यूज़ किया जा रहा है किसी बेतुकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। और हेवी मार्केटिंग हुई हुई है उसपे। आप देखें, ये शैम्पू के ऐड ले लें या ड्रिंक के ऐड ले लें और ये देखें नाच गाते हुए चीज़ें बेच रहे हैं। नाच गाने की क्या ज़रूरत है?
ठीक है ना? औरतों को एक्सपोज़ करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये हो रहा है और ये बेसिकली पार्ट ऑफ द फेमिनिस्ट एजेंडा है। इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत लंबा टॉपिक है बेसिकली और भी बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। जी, बिल्कुल सलमान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही मामलात हैं और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक नासूर सा बनता चला जा रहा है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा करता जाएगा और इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक रहेगा अगर अभी हमने काउंटर नहीं किया इसको। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और बीच में जो भी ये फेमिनिज़्म के हवाले से जो औरत मार्च के जो मामलात आए थे, उसको मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो कुछ हलके ऐसे हैं जिन्होंने इसको काउंटर भी किया और ख़वातीन ने ही काउंटर किया और उसको जाना और लोगों तक पहुँचाई भी ये बात के और अपनी ख़वातीन तक भी पहुँचाई ये बात के ये चीज़ सही नहीं है और ये औरत मार जो है इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं वो सही नहीं है। तो मेरी उम्मीद है और मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ इस चीज़ में कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को हमेशा ही जो है वो काउंटर करेंगे और जितना हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, हम जितना पहुँचा सकते हैं अवेयरनेस हम ज़रूर पहुँचाएँगे इस मुतालिक। आपने फेमिनिज़्म के हवाले से बात की, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सलमान भाई हम बात करना चाहेंगे बुक ऑफ द डे पे और बुक ऑफ द डे पे आप आज कौन-सी बुक रिकमेंड करेंगे? देखिए ये ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड क्लासिक ने छापी थी ऑस्कर वाइल्ड पे और ये है द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज के नाम से ऑस्कर वाइल्ड। दिखा देते हैं स्क्रीन पे भी। तो ये बेसिकली उन्होंने जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं ऑस्कर वाइल्ड की वो उसको कंपोज किया है एक ही किताब में और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। आप किसी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ले सकते हैं या किसी भी अच्छे बुक स्टोर से आप ले सकते हैं इसको। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बता दूं मैं आपको, ये आयरिश ऑथर थे और ये पूरे जो है वेस्ट में जो है वो स्टोरी टेलिंग के में मशहूर है। ट्रिनिटी कॉलेज से भी इनका ताल्लुक रहा, डबलिन से जो फेमस है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड से भी ताल्लुक रहा इनका। और ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले ऑथर हैं। स्टोरी टेलिंग में इनका कोई जवाब नहीं है। ये जो स्टोरी टेलिंग में जो टॉप 10 में लोग आते हैं उनमें से ये एक है और ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, छोटी-छोटी स्टोरीज हैं 3, 4, 5 पेज की और जो है वो बड़ी उसमें सबक आमोज़ स्टोरीज हैं। है फ़िक्शन लेकिन आपको मज़ा आएगा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के मद्दाह हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें क्योंकि जो है ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जो ये स्टोरी टेलिंग है इनकी वो बड़ी एक्सेप्शनल सी है। तो आपको मज़ा आएगा ये पढ़ के और अच्छी बात ये है कि आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज़ हैं तो आपको जितना आपका एपेटाइट हो रीडिंग एपेटाइट उतना आप पढ़ सकते हैं। 4-5 पेज तो हर बंदा पढ़ ही सकता है, तो आप पढ़ लें और ये उनके बारे में मशहूर है कि जो इनका जो रिव्यू करते हैं उनके बारे में मशहूर है कि वाइल्ड डिड नॉट कन्वर्स, ही टोल्ड टेल्स। तो इनके बारे में मशहूर है ये जुमला। तो बड़े ज़बरदस्त ऑथर हैं और आयरिश हैं और इनके कोटेशंस तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और आपको अक्सर एवरी नाउ एंड देन आपको जो है वो फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आपको ये लोग शेयर करते हुए मिलते हैं। बहुत फ़ेमस कोटेशंस हैं इनकी। पढ़िए इसको और अपने जो आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको वुसअत दीजिए। आपके अलावा भी लोग गुज़रे हैं, यानी इस रीजन के अलावा भी लोग गुज़रे हैं जिनके पास जो है वो तख्लीकी सलाहियतें थी, लिखने की सलाहियत थी और सोचने की सलाहियत थी और एक्सप्रेस करने की और स्टोरी टेलिंग की सलाहियत थी। तो उन सब से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। इंस्पायर हो, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप इम्प्रेस हो जाएँ और उनको कॉपी करना शुरू कर दें। इंस्पिरेशन लेनी होती है क्योंकि एट द एंड जो है होता ये है कि आप इंस्पायर होते हैं, फिर आप अपना एक थिंकिंग प्रोसेस चलाते हैं, फिर आप जो है वो उसके बाद जो अमलगमेट होके जो एक चीज़ निकलती है, फिर वो आप बोलते हो कि मेरी सोच है और ये मेरी। तो आप इंस्पायर हो, देखें और क्या होता है। और एक एक ऐसी किताब है कि जो हमारे लोगों को जो है वो पढ़नी चाहिए ये और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी रीडिंग एपेटाइट के मुताबिक जो है वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसको। ऑथर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली भी क्योंकि मैं इनको बहुत पढ़ता आया हूँ, इनकी कोटेशंस भी और ये बुक के हवाले से भी। और आपको अवेलेबिलिटी की बात ये है कि आपको ओल्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं अमेज़न पे। अमेज़न यहाँ पे बेसिकली उसकी सर्विसेज़ नहीं देता, तो ये हमारा ज़रा बड़ा प्रॉब्लम है। तो वैसे भी और अगर आपको मैं क्या पायरेसी को वो तो नहीं करना चाह रहा प्रमोट, लेकिन आपको उर्दू बाज़ार में मैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि उर्दू बाज़ार में भी आपको ये मिल जाएगी रीज़नेबल प्राइस में। हैविंग सेड दैट अ, ये तो आपको पता है हम सेकेंडरी टर्शियरी बात करते रहते हैं, लेकिन वही वाली बात है दोबारा से हम एक जेंटल रिमाइंडर देते जाएँ कि जो बुक पढ़ने वाली है, जो असल पढ़ने वाली है, जो सुप्रीम है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इस किताब में किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है।
मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं कर सकते आप इसके बारे में, वो है कुरान मजीद, उम्मुल किताब। उसको पढ़िए और जितना आपका ज़रूरत है उतना पढ़िए और उसको एनहांस करने की कोशिश करें और उसको रिलेट करने की कोशिश करें अपनी पर्सनल लाइफ़ से। क्योंकि सिर्फ़ ये नहीं काफ़ी कि आप रिसाइट करें और जो है उसके बाद छोड़ दें, उसको रिलेट करें, पढ़ें, समझें, समझाएँ और समझने की कोशिश करें और जो भी आप जिसको भी आप फ़ॉलो करते हैं स्कॉलर को, कम से कम उनके साथ बैठकर उसको डिस्कस करें। जिसको भी हम ये बात नहीं करते कि किसके साथ बैठे हैं, हम कोई रिकमेंड नहीं करते। आप जिनके साथ बैठना चाहते हैं बैठें और इनिशियली जो है वो उसको समझने की कोशिश करें और उसको अपनी लाइफ़ से रिलेट करें। यकीन करें इस किताब में तमाम चीज़ें जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें हमने तमाम चीज़ें बयान कर दी गई हैं। जब क्रिएटर ये कह रहा है बात कि हमने ये कर दी है बयान, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपको मसला ये है कि आपको ढूँढना है आप और ढूँढने का भी एक तरीका होता है। तो आप जब तक उसको अच्छी तरीके से थॉरो पढ़ेंगे नहीं, कवर टू कवर, तो आप कैसे ढूँढ पाएँगे चीज़ें? तो आप पढ़िए इसको, समझने की कोशिश करें, आपको समझ में नहीं आए स्कॉलर से रुजू करें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी से इसको रिलेट करने की कोशिश करें। इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें विज़डम भी है, आपको पता है इसमें सब कुछ मौजूद है। बस आपको रिलेट करने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करें। भले एक-एक चीज़ ही इम्प्लीमेंट करें, ये नहीं कि आप रात को सोएँ और सुबह आप उठ जाएँ, सब कुछ करके। अगर आपको नहीं इतने तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, तो कम से कम स्लोली ग्रेजुअली करें, लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि डाउन द रोड जब आप इसको एक-एक करके लेना शुरू करेंगे, यकीन करें आपकी लाइफ़ जो है वो अपसाइड डाउन चेंज हो जाएगी और आप पे वो चीज़ें भी खुलना शुरू होंगी, जो आम लोगों पे नहीं खुलती। तो ये ज़रूर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे और अहमर को भी, क्योंकि हम अक्सर बातें कर जाते हैं और हम अपनी-अपनी लाइफ़ में भी बहुत जो है वो डिफ़िकल्टी ज़ाहिर-सी बात है जब आप इस एजेंडा पे होते हैं, सच की राह पे, तो आपको बहुत सारी मामलात में मसाइल भी होते हैं, क्योंकि ये इतनी आसान राह तो नहीं है। ये काँटों से भरी एक राह है, आपको पता ही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और जो है पॉज़िटिविटी फैलाएँ, आगे जो लोग हैं उनको वो चीज़ बताएँ जो उनकी फ़ेवर में हो, जो उनकी बेनिफिट में हो, उनको आसानियाँ पैदा करें। तो हमारा बस यही पैगाम है। अहमद, ओवर टू यू। ये थैंक यू सो मच मान भाई, आपने इतना डीप एनालिसिस दिया इसके ऊपर और ज़ाहिर है बिल्कुल कुरान पाक को तो हमें अपनी जो है वो हमारे लिए मशाल राह है, वो हमारे लिए एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हमारे लिए ज़िंदगी गुज़ारने का जो है वो एक जिसे कहते हैं कि रूल बुक है, गाइड है हमारे लिए और हमें उसी को फ़ॉलो करना है हमेशा। तो जनाब आज का उम्मीद करता हूँ तुरफ़ा तमाशा की आज की एपिसोड जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। हमने जो चीज़ें बताने की आपको कोशिश की हैं, कोशिश करें कि आप ये तमाम तर चीज़ें दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और शेयर कर सकते हैं आप तुरफ़ा तमाशा को। तुरफ़ा तमाशा का जो ऑफ़िशियल पेज है वो है facebook.com/तुरफ़ा तमाशा और साथ में आप सलमान भाई को फ़ॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, उनकी ट्विटर अकाउंट है twitter.com/salman_shah_सैयद। मुझे आप फ़ॉलो कर सकते हैं twitter.com/अहमद जलील पर और अपनी फ़ीडबैक, अपनी आरा का ज़रूर आप इज़हार कर सकते हैं हमसे। हम चाहेंगे कि जो भी चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं, कोई अगर आपको टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आप समझते हैं कि हमारे माशरे के लिए उस पे बात करना ज़रूरी है, तो ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिए, हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। अपना ज़रूर ख़्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इसी चीज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।